तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर। इसके साथ ही इस मूवी के मेन हाइलाइट्स, इसके विलर्स भी हैं जो कि है सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर हम इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन की बात करें तो वह सीन भी एक बहुत ही बड़े सरप्राइज से भरा हुआ है। सो इसीलिए आपसे कुछ भी मिस ना हो उसके लिए आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर ही मैं फैंटास्टिक फोर मूवी की पूरी स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप सब भी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो दोस्तों, इसी बात पे जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर फैंटास्टिक फोर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप भी इस मूवी की स्टोरी के लिए एक्साइटेड हैं। बाकी आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकॉन को ऑन पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए, अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फैंटास्टिक फोर मूवी की स्टार्टिंग होती है मार्वल मल्टीवर्स की एक दूसरी दुनिया से, जिसका नाम है अर्थ 828। और यह जो अर्थ 828 है, इस पर ना तो अवेंजर्स है, ना ही एक्समैन और ना ही इनह्यूमंस। अगर इस दुनिया में कोई है तो वो है फैंटास्टिक फोर, यानी कि फैंटास्टिक फोर की टीम इस पूरी दुनिया की अकेली सुपर हीरो टीम है। इसके साथ ही इस दुनिया का जो टाइमलाइन है वो साल 1960 के टाइम का है। अब मूवी के स्टार्ट होते ही हम अर्थ 828 के अंदर फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग को देखते हैं, जिसका नाम है बैक्स्टर बिल्डिंग। और ये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में है। और बेस्टर बिल्डिंग नाम की एक सिंगल बिल्डिंग फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर्स का घर भी है, उनका बेस भी है। और तो और यही बिल्डिंग रीड रिचर्ड्स की लैबोरेटरी भी है। अब इसी बिल्डिंग के अंदर हम सबसे पहले फैंटास्टिक फोर टीम से रीड रिचर्ड्स एंड उसकी वाइफ सो स्टॉर्म को देखते हैं। लेकिन यहां पर हम ये नोटिस करते हैं कि रीड रिचर्ड्स इस टाइम पर काफी नर्वस होता है, और वो इसीलिए क्योंकि उसकी वाइफ यानी कि सो स्टॉर्म इस टाइम पर अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट कर रही होती है। लेकिन फिर अगले पल सू स्टॉर्म सीधा रीड के पास आती है एंड वो उसे बताती है कि उसकी प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब यह बात जानकर रेड रिचर्ड्स काफी खुश होता है। इसके साथ ही यहां पर हमें यह भी पता लगता है कि रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म इस बात को जानकर इतने ज्यादा खुश भी इसीलिए हैं क्योंकि उन दोनों के मैरिज को काफी साल हो चुके थे, लेकिन आज तक उनका कोई भी बेबी नहीं हुआ था। बट आज इतने सालों बाद बेबी की खबर सुनकर वह दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा एक शो को देखते हैं। एक ऐसा शो जो कि रखा गया था फैंटास्टिक फोर के ऊपर, और इसीलिए यहां पर फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को इनवाइट किया गया था। इसीलिए टीम के चारों मेंबर्स इस शो में आते हैं। अब बेसिकली इस शो के अंदर फैंटास्टिक फोर के चारों मेंबर्स को रिस्पेक्ट दिया जाता है, और इसी दौरान टीम के इन चारों मेंबर्स के बारे में काफी सारी बातें बताई जाती है। और फिर इसीलिए यहीं पर बताई गई बातों के जरिए हमें फैंटास्टिक फोर की स्टोरी पता लगती है। हम यह जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को उनकी पावर्स मिले 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इन सब की शुरुआत हुई थी आज से 4 साल पहले एक स्पेस मिशन पर जाने से। हम ये जानते हैं कि रीड रिचर्ड्स, उनकी वाइफ सो स्टॉर्म का भाई जॉनी स्टॉर्म और इन तीनों का फ्रेंड बन ग्रेम, ये चारों के चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं। और इन चारों एस्ट्रोनॉट्स में से भी जो रीड रिचर्ड्स हैं, वो इस पूरी दुनिया के सबसे स्मार्ट आदमी हैं। और इसीलिए रीड रिचर्ड्स ने स्पेस पर स्टडी करके यह बात पता लगा ली थी कि आउटर स्पेस में हमारी दुनिया के अलावा और भी कई सारी ऐसी दुनिया हैं जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और जिन भी प्लैनेट्स पर लाइफ है, उनमें से कई सारे प्लैनेट्स के बारे में रीड रिचर्ड्स ने पता कर लिया था। और इसीलिए रे रिचर्ड्स अपनी टीम को लेकर, जिस टीम में उनकी वाइफ सो स्टॉर्म, उनका साला जॉनी स्टम एंड उनका दोस्त पेनक्रिम होता है, उन सभी को लेकर एक स्पेस मिशन पर निकलते हैं, ताकि वह आउटर स्पेस में अपनी दुनिया जैसे ही दूसरी दुनिया को ढूंढ सकें। लेकिन जब इन चारों एस्ट्रोनॉट्स की टीम स्पेस में जाती है, तब उन सबके साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है, क्योंकि जिस स्पेस शिप से वह लोग स्पेस में आए होते हैं, वह स्पेस शिप सीधा एक कॉस्मिक स्टॉर्म से टकरा जाता है, जिस वजह से टीम के चारों मेंबर्स की बॉडी में कॉस्मिक रेडिएशन घुस जाती है। और वो कॉस्मिक रेडिएशन टीम के चारों मेंबर्स की बॉडी के डीएनए को चेंज कर देती है। हालांकि उस हादसे से उन चारों की जान तो बच जाती है, लेकिन रेडिएशन की वजह से उनके डीएनए में होने वाला बदलाव
उनकी बॉडी में कुछ नई पावर्स को पैदा कर देता है। लेकिन टीम के चारों मेंबर्स को अलग अलग पावर्स मिलती है। रीड रिचर्ड्स को मिलती है स्ट्रेचिंग की पावर्स, यानी उनकी बॉडी जितनी चाहे उतनी स्ट्रेच हो सकती है, उनसे उनको कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा सू स्टॉर्म को पावर्स मिलती है इनके अलावा फैंटास्टिक फोर टीम का पूरी दुनिया पर इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम यह भी देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन के काउंसिल्स में भी बुलाया जाता है और वहां पर उनकी कही गई बात को पूरी दुनिया सुनती है। हालांकि दोस्तों, जब हम सारी कंट्रीज के मीटिंग को देखते हैं, तब वहां पर हम यह भी नोटिस करते हैं कि वहां पर लेट्रिया का भी नाम होता है। और जो भी लोग नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं कि लेट्रिया बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डम की कंट्री है, यानी कि वही कंट्री जिस पर रोल करता है डॉक्टर डोम। और इसीलिए यहां पर लेट्रिया का नाम देखकर यह बात कंफर्म हो जाती है कि इस दुनिया के अंदर, यानी कि अर्थ 828 के अंदर लेट्रिया कंट्री भी है और उस कंट्री पर रूल करने वाला डॉक्टर डोम भी है। लेकिन अब इन सारी चीजों के बाद स्टोरी एंड होती है, और स्टोरी के एंड होने के साथ यह शो भी खत्म होता है, जिसके बाद शो खत्म होते ही फैंटास्टिक फोर की टीम वापस अपने घर आ जाती है। घर वापस आने के बाद यह चारों के चारों डिनर करने के लिए बैठते हैं। लेकिन फिर इसी टाइम पर रेड और सू स्टॉर्म जॉनी और बन को यह बताते हैं कि सुस्टम प्रेग्नेंट हो चुकी है, यानी कि बहुत ही कम टाइम के अंदर अब इस दुनिया में उनका बेबी आने वाला है। और अब इसीलिए इस बात को सुनकर जॉनी और बन भी बहुत खुश होते हैं एंड वह चारों मिलकर इस रात को सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे सीधा रीड डेजर्ट्स को देखते हैं, और यहां हमें पता लगता है कि इस दुनिया का रीड भी टेलीपोर्टेशन पर काम कर रहा है और उसने लगभग टेलीपोर्टेशन को अचीव कर ही लिया है। अब यहां रीड की हेल्प के लिए जॉनी भी आता है, जिसके बाद रीड जल्दी से अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करता है, जहां पर वो एक अंडे को टेलीपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। और इस टाइम पर रीड का टेलीपोर्टेशन सक्सेसफुल होता है और वो एक अंडे को टेलीपोर्ट करके सीधा 6 फुट दूर भेज देता है। लेकिन ऐसा होने के ठीक बाद ही पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, जिसके बाद रीड रिचर्ड्स को यह समझ आ जाता है कि वो अपना टेलीपोर्टेशन पूरा कर तो सकता है, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक छोटे से अंडे को टेलीपोर्ट करने में एक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। और इसीलिए अगर एक पूरे इंसान को टेलीपोर्ट करना हुआ तो फिर इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा मात्रा में लगेगी। लेकिन अब दोस्तों, इस सब के बाद काफी टाइम बीत जाता है, दुनिया में हर तरफ शांति होती है और फैंटेसी फोर टीम के मेंबर्स भी अपनी लाइफ काफी अच्छे से जीते हैं। साथ ही साथ सुस्टॉर्म की प्रेगनेंसी में भी उसकी डिलीवरी का टाइम काफी करीब आ जाता है, और इसीलिए फैमिली मेंबर इस बात को लेकर खुश होते हैं कि अब कुछ ही दिनों में सुस्टॉर्म की डिलीवरी होने वाली है। लेकिन दोस्तों, जब सब कुछ ठीक होता है, तभी एक रात को अचानक से आसमान की तरफ से दुनिया में एक चीज तेजी से आने लगती है, और इसीलिए जमीन पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब उस चीज को देखने लगते हैं। और रही बात फैंटास्टिक फोर टीम की, तो वो लोग भी उसे देखने के लिए नीचे आ जाते हैं। इसके बाद वो चीज जैसे ही जमीन के पास आती है, वैसे ही हमें पता लगता है कि आसमान से तेजी से आने वाली वो चीज और कुछ नहीं बल्कि सिल्वर सर्फर है। और दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें एक फीमेल सिल्वर सर्फर दिखाई गई है, जिसका नाम है शालाबाल। ये शालाबाल यानी कि फीमेल सिल्वर सर्फर सीधा नीचे आकर फैंटास्टिक फोर टीम के पास आती है एंड वो उन सब से पूछती है कि क्या वो लोग इस दुनिया के प्रोटेक्टर्स हैं। जो बात सुनकर सोस्टम उससे हां कहती है एंड वह सिल्वर सर्फर को बताती है कि वह लोग ही इस दुनिया के रखवाले हैं। जिसके बाद यह बात सुनकर सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर्स को बताती है कि उसका नाम सिल्वर सर्फर है और वो यहां पर गैलेक्टस का पैगाम लेकर आई है। वो आगे बताती है कि उनकी दुनिया का समय पूरा हो चुका है और अब इसीलिए कुछ ही दिनों के बाद डिवॉरर और प्लैनेट्स यानी कि गैलेक्टस उनके प्लैनेट पर आएंगे और उनके इस पूरे प्लैनेट को निगल जाएंगे, और इसीलिए वो यहाँ के सारे लोगों को यह बताने आई है कि अब उन सब का अंत नजदीक है। और इसीलिए इस बचे हुए टाइम में वो लोग अपनी फैमिली से मिले और अपनों के साथ वक्त बिताएं, क्योंकि इसके बाद अब उन सबको यह मौका फिर से नहीं मिलेगा।
3। अब यह बोलने के बाद सिल्वर सर्फर वापस वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर उसे देखकर ह्यूमन टॉर सीधा उसके पीछे जाता है और वो स्पेस में पहुंचकर उसके सर्फ बोर्ड को पकड़ लेता है। लेकिन फिर सिल्वर सर्फर पीछे मुड़कर उसे देखती है एंड वो एक दूसरी भाषा में एक बात कहती है और उस बात को कहते ही वो बहुत तेजी से वहां से फ्लाई करके निकल जाती है, जिसके बाद जॉनी स्ट्रॉम भी सीधा नीचे आता है एंड वो अपने घर आ जाता है। अब इसके बाद ही बेस्टर बिल्डिंग के अंदर फैंटास्टिक फोर के चारों मेंबर्स इकट्ठा होते हैं और अभी सिल्वर सर्फर ने उन्हें गैलेक्टस के बारे में जो भी बोला उस बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर डेड थिंग टीम के सारे मेंबर्स को बताता है कि सिल्वर सर्फर ने जो भी बोला वो उन बातों को सच नहीं मान सकता है, क्योंकि कोई शख्स पूरे के पूरे प्लेनेट कोई निगल जाए ये बात तो हजम ही नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है ऐसा कोई भी नहीं कर सकता और इसीलिए सिल्वर सर्फर ने जो भी कहा मुझे तो उन बातों पर बिलीव ही नहीं है। लेकिन यहीं पर ही बैन की बात सुनकर रेड रिचर्ड्स कहता है कि शायद सिल्वर सर्फर ने जो भी कहा वो सारी बातें बिल्कुल सच है। रीड आगे सभी को बताता है कि वो काफी टाइम से स्पेस पर नजर रख रहा था, लेकिन अभी उसने फिर से चेक किया तो उसे यह पता लगा कि आउटर स्पेस से 5 प्लैनेट्स गायब हैं और 5 वो प्लैनेट्स जिनके बारे में वो जानता है। इनके अलावा और भी कई सा। लेकिन यहाँ पर इन सवालों को सुनकर जो रीड रिचर्ड्स होता है वो सबसे ही बोल देता है कि वो लोग गैलेक्टस को नहीं रोक पाए हैं। असल में गैलेक्टस से मिलने के बाद उसने उनके सामने ये शर्त रखी थी कि वो हमारी दुनिया को छोड़ने के बदले में हमारा बच्चा चाहता है, लेकिन हमने उसे अपना बच्चा देने से मना कर दिया और अब इसीलिए वो 1 महीने बाद आएगा एंड हमारी दुनिया को निगल जाएगा। अब रीड की इस बात को सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सब लोग मिलकर रीड से कहने लगते हैं कि आखिरकार तुमने अपना बच्चा क्यों नहीं दे दिया? तुम्हारे एक बच्चे के बदले में हमारी पूरी दुनिया प्रोटेक्ट हो सकती थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ इसके आगे रीड कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपनी फैमिली को लेकर सीधा अपने घर यानी कि बैक्स्टर बिल्डिंग में चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अब 1 महीना बीत चुका है और इसलिए सिल्वर सर्फर जल्दी से गैलेक्टस के पास जाती है एंड वो गैलेक्टस से कहती है कि वो उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही। बट गैलेक्टस सिल्वर सर्फर से कहता है कि अब उसे हर हाल में उसका बच्चा चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के अंदर असीम शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, और इसीलिए वही बच्चा मुझे मेरी भूख से मुक्ति दिला सकता है। अब दोस्तों इसके बाद ही गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर दोनों मिलकर अर्थ की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद इधर रीड रिचर्ड्स भी ये बात जान जाता है कि गैलेक्टस में धीरे धीरे करके उनके प्लैनेट की तरफ आना स्टार्ट कर दिया है और अब इसीलिए अपनी दुनिया को बचाने के लिए शायद से अब उनके पास कुछ दिन का ही टाइम रह गया है। हालांकि इसी टाइम पर हम दुनिया में ये भी देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर को लेकर दुनिया और ज्यादा भड़कने लगती है। लोग टीवी चैनल्स पर उन्हें उल्टा कहते हैं, सड़कों पर उन्हें उल्टा कहते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे प्रदर्शनकारी तो उनकी बिल्डिंग के बाहर भी खड़े हो जाते हैं और सबका रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर टीम से यही कहना होता है कि वो लोग अपना बच्चा गैलेक्टस को दे दें और हमें बचा लें। लेकिन दोस्तों इस बढ़ते गुस्से को देखकर सू स्टॉर्म से रहा नहीं जाता और इसीलिए वो अपने बच्चे फ्रैंकलिन को लेकर सीधा बिल्डिंग के नीचे आती है और सारे प्रदर्शनकारियों के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद ही सू स्टॉर्म के ऊपर सारे न्यूज़ चैनल्स वाले लाइव हो जाते हैं एंड फिर इसीलिए सू स्टॉर्म की इस फुटेज को पूरी दुनिया देखती है। अब यहाँ पर सू स्टॉर्म पूरी दुनिया से ही कहती है कि ये बच्चा मेरा बेटा है, मेरी फैमिली है और इसीलिए किसी भी हाल में मैं इसे दांव पर नहीं लगाऊंगी और इस दुनिया को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, इस बात के साथ साथ ये बात भी सच है कि मेरी और मेरी पूरी टीम के लिए आप सब हमारी फैमिली है और हम लोग पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं और इसीलिए चाहे जो भी हो जाए मैं आप लोगों की भी कुर्बानी बिल्कुल नहीं देने वाली। इसीलिए आप सब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम लोग मिलकर ना सिर्फ मेरे बेटे को बचाएंगे बल्कि आप सबको भी बचाएंगे और फिर हम सब लोग मिलकर उस दुश्मन को हराएंगे जिसका नाम है गैलेक्टस, और इस लड़ाई को हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे एक फैमिली की तरह। और दोस्तों हम ये देखते हैं कि सू स्टॉर्म की इन सारी बातों को सुनकर दुनिया वाले बिलीव करते हैं एंड उन सबके मन से गुस्सा हट जाता है और वो लोग फैंटास्टिक फोर टीम को सपोर्ट करने लगते हैं। इन सब के बाद ही दोस्तों रीड रिचर्ड्स को ये आइडिया आता है कि उसने अंडे को टेलीपोर्ट करके टेलीपोर्टेशन को सक्सेसफुल कर लिया था और इसीलिए क्यों ना वो अपनी पूरी दुनिया को टेलीपोर्ट कर दे और इस पूरे अर्थ को टेलीपोर्ट करके किसी और दूसरे ऐसे यूनिवर्स में डाल दे जहां पर उनकी ये दुनिया सर्वाइव कर सके। और फिर अगर उसने ऐसा कर लिया तो फिर वो लोग गैलेक्टस से बच जाएंगे। अब रीड की बात सुनकर टीम के सारे मेंबर्स उसका सपोर्ट करते हैं और वो लोग उसके प्लान में हाँ बोलते हैं। लेकिन दोस्तों रीड रिचर्ड्स के प्लान को पूरा करने का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि इस टेलीपोर्टेशन को करने के लिए उन्हें बहुत सारी बिजली चाहिए। आप सबको याद होगा कि एक अंडे को टेलीपोर्ट करने में एक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई थी और इसीलिए अब अगर बात है एक पूरे प्लैनेट को टेलीपोर्ट करने की
तो फिर उसके लिए तो पूरी दुनिया की काफ़ी दिनों तक की बिजली लगेगी। इसके साथ ही इस टेलीपोर्टेशन को पूरा करने के लिए उन्हें दुनिया भर में बहुत सारे ब्रिजेस भी बनाने होंगे। ये ब्रिजेस बेसिकली टेलीपोर्टेशन के ब्रिजेस होंगे जो कि आपस में कनेक्ट होकर काम करेंगे और इन सब की मदद से अर्थ को टेलीपोर्ट किया जाएगा। और फिर इसके बाद ही फैंटास्टिक फोर की टीम पूरी दुनिया के सामने आती है और वो पूरी दुनिया को अपना ये प्लान बताते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया फैंटास्टिक फोर का सपोर्ट करती है। जिसके बाद फैंटास्टिक फोर टीम के कहने पर पूरी दुनिया ब्रिजेस बनाना स्टार्ट करती है और जैसे जैसे रीड सभी को ब्रिजेस बनाने के लिए कहते हैं, दुनिया के अलग अलग लोकेशंस में सारी कंट्रीज मिलकर वैसे ब्रिजेस बना देती हैं। अब हम ये देखते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर पूरी तैयारी हो जाती है और इस पूरे के पूरे अर्थ को किसी दूसरी दुनिया के सोलर सिस्टम में टेलीपोर्ट करने के लिए सारी तैयारियां हो जाती हैं। इसके बाद ही रीड रिचर्ड्स के कहने पर पूरी दुनिया भर के सारे ब्रिजेस को एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों अचानक से हम ये देखते हैं कि सारे के सारे ब्रिजेस टूटने लगते हैं। बट ये देखकर टीम को कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि ये सारे ब्रिजेस अपने आप नहीं टूट रहे हैं, बल्कि वो सिल्वर सर्फर है जो कि अर्थ पर आकर इन सारे ब्रिजेस को बारी बारी करके डिस्ट्रॉय कर रही है ताकि रीड रिचर्ड्स अपने अर्थ को किसी और सोलर सिस्टम में टेलीपोर्ट ना कर सके। अब इसके बाद देखते ही देखते सिल्वर सर्फर दुनिया भर के सारे ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर देती है और इसीलिए अब आखिरी ब्रिज बचता है, बैक्स्टर बिल्डिंग के बाहर का ब्रिज। इसीलिए वो तेजी से उस वाले ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय करने आती है। लेकिन फिर उसे ऐसा करने से जॉनी स्टॉर्म रोकता है, यानी कि ह्यूमन टॉर्च, और वो सिल्वर सर्फर को रोककर उसके सामने बहुत सारी आवाजें चला देता है। दोस्तों हमें पता लगता है कि ये सारी आवाजें असल में सिल्वर सल्फर के प्लैनेट के लोगों की हैं और इन आवाजों को सुनाकर जॉनी सिल्वर सर्फर से कहता है कि तुम्हें तो इन भाषा की आवाजें पता ही होंगी। ये सारी की सारी आवाजें तुम्हारी भाषा में हैं, वो भाषा जो कि तुम्हारे प्लैनेट पर बोली जाती है। मैं जान चुका हूं कि तुम्हारा असली नाम शालाबाल है और तुम भी हमारी तरह एक दूसरे प्लैनेट से बिलोंग करती हो और हर दूसरे प्लैनेट की तरह गैलेक्टस तुम्हारे प्लैनेट को भी निगलने आया था। लेकिन अपने परिवार और अपने पूरे ग्रह को बचाने के लिए तुमने गैलेक्टस से डील की और तुम उसकी हेरल्ड बन गई। जिसके बाद गैलेक्टस ने तुम्हें ये कॉस्मिक पावर्स दी और फिर उसके बाद से ही तुमने गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स को ढूंढना शुरू कर दिया, ऐसे प्लैनेट्स जो कि एनर्जी से भरे थे ताकि गैलेक्टस उन्हें निगल सके। और ये सब करके तुमने अपने परिवार और अपने पूरे ग्रह को बचाया। लेकिन फिर इसके बाद ही जॉनी उसे और भी कई सारी आवाजें सुनाता है और ये आवाजें सुनाकर जॉनी उसे कहता है कि ये सारी आवाजें उन प्लैनेट्स के लोगों की है जिन प्लैनेट्स के लोगों को तुमने बचाया नहीं बल्कि गैलेक्टस के हाथों मरवा दिया। और अब बिल्कुल वैसे ही तुम यहाँ मेरे प्लैनेट को भी बर्बाद करने आई हो। तुमने अपना खुद का प्लैनेट तो बचा लिया, लेकिन अब तुम गैलेक्टस के हाथों मेरे प्लैनेट की कुर्बानी देना चाहती हो। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा क्योंकि ये प्लैनेट मेरा घर है। अब दोस्तों इसके बाद हम ये देखते हैं कि जॉनी स्टॉर्म की बातें सुनकर सिल्वर सर्फर को बहुत बुरा लगता है और उसे ये भी एहसास हो जाता है कि उसने अब तक जो भी किया वो सारे काम गलत थे। लेकिन आगे वो ह्यूमन टॉर्च से कहती है कि गैलेक्टस यहाँ पर आने वाला है और वो तुम्हारे प्लैनेट को निगल जाएगा, साथ ही साथ वो तुम्हारी बहन के बच्चे को भी ले लेगा। लेकिन मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाऊंगी और इसीलिए मैं तुम्हें बचने का मौका दे रही हूँ ताकि तुम अपने परिवार के साथ जल्दी से इस प्लैनेट से निकल जाओ। और ऐसा करके तुम अपने ग्रह को तो नहीं बचा पाओगे, लेकिन अपने परिवार और अपने बच्चे को जरूर बचा लोगे। और फिर दोस्तों ये बोलकर सिल्वर सर्फर वहां से चली जाती है। अब इसके बाद ही जॉनी स्टॉर्म वापस बैक्स्टर बिल्डिंग में आता है, लेकिन यहां पर आने के बाद वो ये देखता है कि उन चारों को दुनिया भर से फोन आते हैं और दुनिया का हर एक देश उनसे यही पूछता है कि आखिरकार उनके प्लान का क्या हुआ और दुनिया को कब टेलीपोर्ट किया जाएगा। अब उन सब की बातें सुनकर टीम को कुछ भी समझ नहीं आता है, स्पेशली रीड रिचर्ड्स को, क्योंकि उसका पूरा प्लान फेल हो चुका था। लेकिन फिर अचानक से रीड के दिमाग की बत्ती चलती है और वो टीम के मेंबर्स से कहता है कि हमें गैलेक्टस से दूर नहीं बल्कि गैलेक्टस को यहाँ आने देना है। ये बात सुनकर टीम मेंबर्स को कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन रीड सभी को बताता है कि असल में उसके पास एक प्लान है और प्लान ये है कि अब वो दुनिया को नहीं बल्कि गैलेक्टस को टेलीपोर्ट करेगा। एक्चुअली में उनके सारे टेलीपोर्टेशन के ब्रिजेस बर्बाद हो चुके हैं और अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो लोग गैलेक्टस के आने से पहले सारे ब्रिजेस को तैयार कर सकें। लेकिन उनका एक ब्रिज अभी भी सही सलामत है और इसीलिए उसका ये प्लान है कि वो गैलेक्टस को यहाँ पर आने देगा। वो गैलेक्टस को अपना बच्चा दिखाएगा ताकि गैलेक्टस यहाँ पर आए और फिर जैसे ही गैलेक्टस ग्रिज के अंदर पैर रखेगा वैसे ही वो टेलीपोर्टेशन को स्टार्ट कर देगा, जिसके बाद ही गैलेक्टस यहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी और दूसरी दुनिया में चला जाएगा और फिर उसके बाद वो लोग गैलेक्टस से हमेशा के लिए बच जाएंगे। अब टीम के सारे मेंबर्स को प्लान अच्छा लगता है और इसीलिए वो लोग मिलकर रीड के प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अपने इस प्लान
को पूरा करने के लिए उनके लिए ये भी जरूरी था कि वो शहर को खाली करवा दे, क्योंकि गैलेक्टस जब भी उनके शहर में आएगा तब पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और इसीलिए जरूरी है कि शहर के सारे लोग सही सलामत रहे। एंड इसके लिए हम ये देखते हैं कि सू स्टॉर्म सीधा मोल मैन की हेल्प लेती है। और अब क्योंकि मोल मैन अंडरग्राउंड में रहता है एंड उसके पास अंडरग्राउंड की बहुत बड़ी जगह है, इसीलिए वो शहर के सारे लोगों को मोल मैन के जरिए अंडरग्राउंड में डलवा देते हैं, जिसके बाद पूरा शहर खाली होता है और फैंटास्टिक फोर की टीम गैलेक्टस को टेलीपोर्ट करने के लिए भी तैयार होते हैं। अब दोस्तों अगली सुबह हम ये देखते हैं कि गैलेक्टस सीधा अर्थ पर आता है और अर्थ पर आने के बाद वो सबसे पहले स्कैन करता है और फ्रैंकलिन को ढूंढता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि फ्रैंकलिन और कहीं नहीं बल्कि ब्रिज के बीच में है और गैलेक्टस को भी जैसे ही फ्रैंकलिन मिलता है वैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अब गैलेक्टस जैसे ही ब्रिज के पास आता है वैसे ही फैंटास्टिक फोर के टीम मेंबर्स गैलेक्टस पर हमला करके उसका ध्यान भटकाते हैं और फिर इतने में जॉनी स्टॉर्म बच्चे को उठा लेता है और बच्चे की जगह पर एक खाली क्रैडल को रख देता है और फिर इसके बाद टीम मेंबर्स गैलेक्टस के ब्रिज तक आने का वेट करते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि गैलेक्टस बहुत ही होशियार है, क्योंकि वो पहले ये जान जाता है कि फैंटास्टिक फोर टीम ने उसे फंसाने के लिए ट्रैप बनाया है और इसीलिए वो जल्दी से फ्रैंकलिन को स्कैन करता है, जिसके बाद वो ये देखता है कि फ्रैंकलिन इस टाइम पर ब्रिज के अंदर नहीं बल्कि वो बैक्स्टर बिल्डिंग में है एंड फिर इसीलिए वो वहां से सीधा बैक्स्टर बिल्डिंग की ओर जाता है ताकि वो फ्रैंकलिन को हासिल कर सके। रास्ते में टीम के सारे मेंबर्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन गैलेक्टस बड़े आराम से उन सबको डिफीट कर देता है और सीधा बैक्स्टर बिल्डिंग में हाथ डाल के फ्रैंकलिन को पकड़ लेता है और फ्रैंकलिन को हासिल करने के बाद वो वहां से उसे लेकर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही सू स्टॉर्म ये सब देखती है वैसे ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इसीलिए वो गैलेक्टस के ऊपर अपनी फोर्स फील्ड की पावर्स यूज करती है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सू स्टॉर्म अपनी पावर से गैलेक्टस को उसी की जगह पर रोक देती है और फिर वो गैलेक्टस को धीरे धीरे खींचते हुए सीधा ब्रिज के अंदर ले आती है, जिसके बाद रीड रिचर्ड्स ये जल्दी से देखता है और वो पहले तो टेलीपोर्टेशन डिवाइस को एक्टिवेट करता है और फिर जल्दी से गैलेक्टस के हाथों से अपने बेटे को छुड़ा लेता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि गैलेक्टस एक पोर्टल के जरिए वहां से टेलीपोर्ट होने लगता है और यहाँ से टेलीपोर्ट होके किसी और दुनिया में जाने लगता है। लेकिन दोस्तों ये जो टेलीपोर्टेशन का पोर्टल है वो पूरे 37 सेकंड्स तक खुला रहता है और इसीलिए इतनी देर खुली रहने की वजह से गैलेक्टस पोर्टल से वापस बाहर आने लगता है। लेकिन अब इस बार टीम मेंबर्स को ये समझ नहीं आता कि अब आखिरकार वो लोग गैलेक्टस को वापस कैसे धकेलें। लेकिन फिर इतने में हम लोग ये देखते हैं कि वहां पर सिल्वर सर्फर आती है और वो अपनी पूरी पावर से गैलेक्टस को एक टक्कर मारती है, जिसके बाद उसकी टक्कर की वजह से गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर दोनों उस पोर्टल के अंदर जाते हैं और पोर्टल क्लोज हो जाता है, जिसके बाद गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर दोनों टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं किसी और दुनिया में और यहाँ पर फैंटास्टिक फोर की दुनिया अब बिल्कुल सही सलामत होती है। लेकिन दोस्तों गैलेक्टस के जाने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि सू स्टॉर्म अपनी जगह पर बेहोश पड़ी होती है और इसीलिए जैसे ही रीड, जॉनी स्टॉर्म और बेन उसके पास जाते हैं तब उन तीनों को ये पता लगता है कि असल में सू स्टॉर्म ने गैलेक्टस को रोकने में अपनी सारी पावर्स यूज कर ली हैं और इसीलिए सू स्टॉर्म की मौत हो चुकी है। ये देखकर उन तीनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन अगले पल फ्रैंकलिन अपनी मदर के लिए रोने लगता है और इसीलिए रीड फ्रैंकलिन को उठाकर सीधा उसे सू स्टॉर्म के ऊपर रख देता है ताकि वो आखिरी बार अपनी मदर से मिल सके। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि फ्रैंकलिन अपनी पावर से अपनी मदर को फिर से जिंदा कर देता है और सू स्टॉर्म फिर से सांसें लेने लगती है और इसीलिए ये चीज देखकर सू स्टॉर्म, रीड, जॉनी और बेन चारों को ये पता लगता है कि असल में फ्रैंकलिन के अंदर सच में बहुत ही कमाल की पावर्स हैं, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो कि किसी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर दे वो कोई आम बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब इन सब के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और फैंटास्टिक फोर की फैमिली अपनी लाइफ आराम से जीने लगती है एंड फिर इसके साथ ही ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों मूवी के खत्म होने के बाद मूवी में एक मिड क्रेडिटेड सीन भी आता है और इस सीन में हम ये देखते हैं कि अब 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल बाद हम बैक्स्टर बिल्डिंग में सू स्टॉर्म को देखते हैं जो कि इस टाइम पर फ्रैंकलिन के साथ होती है और इस टाइम पर फ्रैंकलिन भी काफी बड़ा हो चुका होता है और वो अपनी मदर के साथ बुक स्टडी कर रहा होता है। लेकिन फिर यहीं पर ही सू स्टॉर्म फ्रैंकलिन के पढ़ने के लिए एक दूसरी बुक लेने जाती है, पर जैसे ही वो अपनी दूसरी बुक लेकर वापस आती है वैसे ही वो ये देखती है कि उसके बच्चे फ्रैंकलिन के साथ एक दूसरा आदमी बैठा है। हालांकि सू स्टॉर्म को इसका चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन वो पीछे से ये देखती है कि उस आदमी ने ग्रीन कलर की हुडी पहनी है और उसके हाथों में एक लोहे का मास्क है और दोस्तों ये आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें इस डॉक्टर डूम का चेहरा नहीं दिखाया जाता, बट एज वी ऑल नो ये डॉक्टर डूम रॉबर्ट डॉनी जूनियर का डॉक्टर डूम है, जो कि अब इस मूवी के बाद हमें दिखेगा सीधा एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। बट दोस्तों इसके साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी वीडियो फैंटास्टिक फोर मूवी की स्टोरी के ऊपर। आपको ये वीडियो और मूवी की स्टोरी कैसी लगी या आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सके। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।